Good afternoon, everyone. This is Hari Mohan from Knowledge Chamber Academy, and I welcome you all. फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम हिस्ट्री का डिस्कशन जो है मॉडर्न हिस्ट्री का एक्चुअली डिस्कशन कर रहे थे, एंड दिस इज द 6th लेक्चर फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री. तो इन द पास्ट फ्यू लेक्चर्स हमने एक बैकग्राउंड हमारा तैयार किया था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए कि कैसे जो है उस टाइम की कंडीशंस हैं, क्या क्या हो रहा था बैकग्राउंड में, जिससे कि जो यूरोपियंस पावर है या मेनली जो ब्रिटिशर्स हैं वो कैसे जो है यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं पूरा, और देश को 1947 तक जैसा कि आपको पता है कि वो गुलाम बना लेते हैं. तो ये सब हम डिस्कशन कर रहे थे. तो इन द लास्ट लेक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यूरोप के अंदर जो है 15th सेंचुरी के अंदर, मैंने आपको बताया था कि यूरोप के अंदर 15th सेंचुरी के अंदर जो है चर्च की बहुत ज्यादा मानी जाती थी, बहुत ज्यादा उनका प्रभाव था, बहुत ज्यादा उनकी इंपॉर्टेंस थी, और वो जो रूल पास करते थे वही सबको मान्य होता था और वैसे ही वहां पे काम किए जाते थे, राइट. लेकिन गिव मी अ सेकेंड. ओके, ओके. तो जैसा कि इनमें से क्या था कि कुछ इसके अगेंस्ट भी थे, वहां की जो कुछ लोकल पॉपुलेशन थी वो उनके अगेंस्ट में थी, जिन्होंने उन रूल्स के अंदर मानने से इनकार कर दिया था, या फिर ये कह लीजिए कि चर्च के अंदर कुछ रिफॉर्म्स सजेस्ट किए थे कि हमें कुछ रिफॉर्म्स करने चाहिए, हमें कुछ आजादी यहाँ पे मिलनी चाहिए, और जिसके कारण कि वहां पे रिफॉर्म्स किए जाते हैं और लोगों को कुछ लिबर्टी वहां पे मिलती है, और सी रूट्स जो है वो डिस्कवर करते हैं, कुछ एक्सप्लोर करते हैं. तो इसी तरह जो है आगमन होता है यूरोपियंस का भारत के अंदर. तो चलिए अब बिल्कुल यही चैप्टर हम पूरे अच्छे से डिस्कशन करेंगे इसका, और आप लोग पूरे लेक्चर में बने रहिएगा, एंड आई गारंटी कि मतलब लास्ट तक आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर होंगे. देखिएगा, मैं हेडिंग यहां पे दे देता हूं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, राइट. पुर्तगालियों का भारत में आगमन. तो यहां तक हमने बात की थी. तो देखिए अब ये कैसे होता था. अगर मैं एक बात बोलूं आपको कि ये जो है एडवेंट जो हुआ था, ये सिर्फ जो है ट्रेड को लेके हुआ था, वो सिर्फ हमारे पास क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे. लेकिन जब उन्होंने पाया कि यहां पे हम इन्हें कैप्चर भी कर सकते हैं, तो हम इन्हें गुलाम बना सकते हैं और यहां से एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यूरोपियंस का मेन मोटिव जो था वो ट्रेड का ही था. और आगे मैं लेक्चर्स में आपको बताऊंगा कि कैसे इनके बीच में आपसी जो है दुश्मनी भी हुई है, और किसने किसको हराया है और कैसे हराया गया है, वो सारी सिचुएशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ट्रेड के लिए ये यहां आए थे, लेकिन बाद में जो है इन्होंने इंडिया को ही क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, राइट. कैप्चर कर लिया था. और यूरोपियंस के आगमन के बारे में मैं पहले भी अपने लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले जो यहां पे जिनका आगमन हुआ था वो थे यहां पे पोर्चुगीज, पुर्तगाली, और सेकंड जो थे यहां पे डच. डच. आपको अगर कंफ्यूजन है कि डच कौन थे, किस देश के ये निवासी थे, किसको बोला जाता है डच, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं कि यहां पे जो नीदरलैंड है, जो नीदरलैंड जो कंट्री है, उनको डच बोला जाता है. नीदरलैंड वालों को डच बोला जाता है. और थर्ड पे जो यूरोपियन पावर यहां पे इंडिया के अंदर लैंड हुई, उसको बोलते हैं हम इंग्लिश, या आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स. इंग्लिश या फिर ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स, राइट. और फोर्थ यहां पे जो थे वो लास्ट फ्रेंच. फ्रेंच कह लीजिए, या कंट्री का नाम अगर बोलें तो फ्रांस, राइट. तो ये चार यूरोपियन पावर इंडिया के अंदर आई थी. आपका अगर कोई भी कमेंट है तो प्लीज कमेंट करते रहिएगा, मैं साथ के साथ लेता चलूंगा. तो ये जो चार यूरोपियन पावर हैं इंडिया के अंदर जो है आई थी, और वन बाय वन इनको हम बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे.
तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसकी शुरुआत होती है। देखिएगा, अगर मैं यहां पे मैप की बात करूं, वर्ल्ड के मैप की, तो मैं बोल सकता हूं कि कहीं ना कहीं यहां ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका है। मैं वर्ल्ड मैप बना देता हूं पूरा आपके सामने। ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका है, और इसके जस्ट नीचे ही जो आपको देखने को मिलेगा वो साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे आपका जो है साउथ अमेरिका हो गया, और यहाँ पे हमारा जो है ग्रीनलैंड है। ये ग्रीनलैंड हो गया। ये कुछ आइलैंड्स हैं छोटे छोटे, राइट। और ये जो है आइसलैंड हो गया यहाँ पे। और इधर आपका जो है ये आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, राइट। ये आपका रेड सी का एरिया हो गया। ये हमारा इधर इंडिया है। ये श्रीलंका है। और ये अफ्रीका के साइड में जो है यहाँ पे आपका मेडागास्कर है। और यहाँ से ये आपका मेडिटेरेनियन का एरिया है। और यहाँ से आपका जो है शुरू हो जाता है यूरोप। स्पेन जो है सबसे पहली कंट्री है यहाँ पे। ये आपका रशिया। यहाँ आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, राइट। और ये आपका जापान, ये आपका बोर्नियो, एटसेट्रा। ये आपका यहाँ पे हो गया न्यूजीलैंड, राइट। तो आपको विजिबल होगा क्लियरली मैप जो है वर्ल्ड का। देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं यूरोप की बात करूं, तो देखिएगा यूरोप जो है आपका, ये यूरोप है पूरा। ये जो है पूरा यहाँ पे क्या है, यूरोप है ये। और यहीं पे जो आपका एक देश है जिसे हम बोलते हैं पोर्चुगीज, पोर्चुगीज, राइट। मैं खाली स्पेस में लिख रहा हूं इसको, पोर्चुगीज। और यहां एक कंट्री है जिसका नाम है स्पेन, स्पेन। तो सबसे पहले जो है देखिए, सबसे पहले जो है यहां स्पेन के जो है, और ईयर की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो 1492, 1492 के अंदर जो है स्पेन से एक आदमी जो है इंडिया के लिए निकलता है। इंडिया के लिए जो है निकलता है। कब निकलता है ये, 1492 में। और इस आदमी का जो नाम है दैट इज कोलंबस। क्या नाम है इसका, कोलंबस। तो कोलंबस यहां इंडिया के लिए निकलता है इस कंट्री से, यहां से, राइट। तो वो जो है यहां से निकलता तो है, लेकिन ये सी रूट से भटकने के कारण ये जो है कहां पे चला जाता है, वेस्ट में चला जाता है। ये वेस्ट के अंदर चला जाता है। और इसी के साथ जो है खोज होती है किसकी, नॉर्थ अमेरिका की। तो वो कहां पहुंच जाता है, नॉर्थ अमेरिका। ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, राइट। तो वो भी यहां पे
करते हैं ट्रेड के लिए, वो ये कोशिश करते हैं कि इंडिया पहुंचा जाए और वहां पे ट्रेड किया जाए। अब देखिए सी रूट के थ्रू आने का लॉजिक क्या था, क्यों ये सी रूट के थ्रू आना चाहते थे या लैंड रूट के थ्रू क्यों नहीं आना चाहते थे? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि यहां जी, यहां पे जो है इस एरिया में, ये जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, इस एरिया को पुराने टाइम पे बोला जाता था ऑटोमन एम्पायर। क्या बोला जाता था? ऑटम एम्पायर, ऑटम एम्पायर। तो यहां पे क्या हुआ, ऑटम एम्पायर में इन यूरोपियंस पावर को थ्रू लैंड यहां पे इंडिया में एंट्री नहीं मिलती थी, ये यहां पे नहीं आ सकते थे, क्योंकि ऑटम एम्पायर जो है इन्होंने इनकी एंट्री को क्या किया हुआ था, बंद किया हुआ था, ये यहां से इनको निकलने नहीं देते थे। तो अब इसके चलते क्या होता है, सेकंड जो कोशिश यहां पे की जाती है इंडिया पहुंचने की, वो पोर्चुगीज के द्वारा की जाती है, वो पोर्चुगीज के द्वारा की जाती है, और पोर्चुगीज यहां से निकलता है और सी रूट के थ्रू होते होते अफ्रीका को क्रॉस करते हुए यहां से ये आदमी जो है पहुंचता है इंडिया और लैंड करता है कहां पे? कलिकट। कहां पे लैंड करता है? कलिकट। और ये कब करता है? 1498 में। आपने बहुत सारा इसके बारे में सुना होगा स्कूल्स में भी और भी, कि वो जो वास्को डिगामा है आया था, जमोरिन ने स्वागत किया था, 1498 में आया था, राइट? ये सारी बहुत सारी बातें आपने सुनी भी होंगी। तो 1498 में जो है वास्को डिगामा इंडिया पहुंचता है, वास्को डिगामा इंडिया पहुंचता है, और यहां पे कैलिकट जो है हमारे इंडिया के केरल स्टेट में था, राइट? एट प्रेजेंट अगर देखोगे तो कैलिकट जो है केरल स्टेट के अंदर है, और यहां पे रूल होता है कैलिकट के अंदर किंग जमोरिन का। उनका नाम था जमोरिन, राइट? तो जमोरिन यहां पे जो है इंडिया के अंदर किंग होता है, इस वाले एरिया में, यहां पे इंडिया के अंदर। तो जमोरिन यहां, इससे पहले मैं थोड़ी सी बात और बताऊंगा कि अब पोर्चुगीज क्यों आ पाए और स्पेनिश या स्पेन वाले जो थे वो यहां पे क्यों नहीं पहुंच पाए। तो देखिएगा इसके अंदर क्या हुआ कि दोनों यूरोपियंस पावर में, स्पेन में और पोर्टुगल में, इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन था कि हमें भी ट्रेड करना है, हमें भी ट्रेड करना है। तो दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होने के कारण क्या हुआ, इनके अंदर, मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, इनके अंदर एक एग्रीमेंट हो जाता है। किसके अंदर? दोनों के बीच में एग्रीमेंट किस किस में होता है? स्पेन के अंदर और जो है आपका पोर्टुगल के अंदर। अब ये एग्रीमेंट क्या था? वो ये बोलते हैं कि ये जो एरिया है, ये देखिएगा यहां पे, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है जो मैंने आपको बताया है, और कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि ये जो, मैं वाटर, ये जो एरिया है, ये ब्लू पेन जो आप देख रहे हैं यहां पे, ये एस शेप का जो है, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये अटलांटिक ओशियन है। ये जो है अटलांटिक ओशियन है। तो यहां पे इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब देखिए इस अटलांटिक ओशियन के अंदर, आपको स्क्रीन पे विजिबल है, इस अटलांटिक ओशियन के जो वेस्ट का एरिया है वो कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और अगर इससे ईस्ट की तरफ देखते हैं तो हमारा अफ्रीका और ये इंडिया और जो भी पूरा लैंड एरिया जो है काफी बसता है। तो इन दोनों के अंदर जो है एग्रीमेंट होता है यहां पे स्पेन में और पोर्टुगल में, और ये यहां पे बोलते हैं कि जो भी अटलांटिक ओशियन है, सॉरी, जो अटलांटिक ओशियन है, इस अटलांटिक ओशियन के वेस्ट एरिया में जो ट्रेड मोनोपोली होगी, जो ट्रेड की मोनोपोली होगी, वो किसकी होगी? स्पेन की होगी। वो किसकी होगी? स्पेन की। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरे एरिया पे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ एरिया में जो ट्रेड करेगा वो कौन करेगा? स्पेन करेगा, राइट? वो कौन करेगा? स्पेन करेगा। और इसके जो अटलांटिक ओशियन के ईस्ट का जो एरिया है, जो इसके ईस्ट का एरिया है, उसमें ट्रेड कौन करेगा? ट्रेड मोनोपोली किसकी होगी? जो है पोर्चुगीज की होगी, पुर्तगालियों की होगी।
तो ये एग्रीमेंट इन दोनों कंट्रीज के बीच में हो जाता है कि ठीक है, वेस्ट में हम पोर्चुगीज नहीं जाएंगे और ईस्ट में जो है हम स्पेन वाले नहीं जाएंगे, और ये हमारा एक एग्रीमेंट होता है। और इस एग्रीमेंट के बाद जो है फिर पोर्चुगीज जो है, वास्को डी गामा सबसे पहले 1498 में जो है कैलिकट पहुंचता है, बिना किसी डिस्टरबेंस के, बिना किसी रुकावट के। राइट, तो यहां तक आपको बात कुछ समझ में आई होगी। और इसमें जो है वास्को डी गामा जस्ट एक ट्रेवलर के तौर पे आता है, यहां पे एक यात्री के तौर पे आता है, और वो सारे इंडिया में मतलब एक तरह से इंडिया के अंदर आके ऑब्जर्व करना चाहता है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या है और कैसे हम पोर्चुगीज जो है यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे होती हैं। लेकिन जो जमोरिन यहाँ पे होता है, जमोरिन इसका कैलिकट के अंदर वेलकम करता है, और वेलकम करने के बाद जो है वास्को डी गामा के द्वारा ये इच्छा जताई जाती है कि आप मुझे जो है आपका लोकल एरिया यहां घुमाइए, ताकि मैं पूरा देख पाऊं, और हम आपके साथ जो है ट्रेड करना चाहते हैं। और जब ये इच्छा जताई जाती है तो जमोरिन जो है, ये यहां पे मैं दूसरा एक मैप बना देता हूं इंडिया का। यहां पे जो है इस एरिया के अंदर यहां पे जमोरिन पहुंचता है कैलिकट के अंदर, केरला में, और यहां से जो है जमोरिन इसे ऊपर गुजरात तक, अप टू गुजरात तक इसे जो है सैर करवाता है कि देखिए हमारे यहां पे ये सब है। राइट, तो इसके बाद वो पूरी कंडीशन ऑब्जर्व करने के बाद जो है यहां पे थोड़ी सा मतलब आप बोल सकते हो कि मनमुटाव भी होता है इनके अंदर। और वो मनमुटाव एक्चुअल में था क्या, कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे लोकल ट्रेडिशन रही है कि जब भी हम किसी के घर में जाते हैं एज ए गेस्ट, तो अपने साथ कुछ ना कुछ गिफ्ट्स लेके जाते हैं, कुछ खाने पीने का या कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वास्को डी गामा कोई भी ऐसा गिफ्ट साथ में लेके नहीं आया था। और ऑब्जर्व करने के बाद जब ये यहां से जा रहा था वापस अपनी नाव लेके पोर्टुगल के लिए, तो वो यहाँ पे जितने खर्चे पे ये आया था, वास्को डी गामा जितने खर्चे पे ये आया था, उसका 10 टाइम्स जो है वो जमोरिन जो है इसकी बोट में रखवा देते हैं सामान की, जाइए आप तो हमारे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लेके आए थे, लेकिन हम जो है यहाँ पे आपको गिफ्ट देते हैं। ये हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भव का एक ट्रेडिशन है, तो उसको वो पूरी तरह फॉलो करते हैं। तो अब यहाँ पे जो वास्को डी गामा है वो वापस यहां से पहुंचता है, और वापस यहां से पहुंचने के बाद पूरी स्टोरी वहां पे जाके किंग को बताया जाता है कि मेरे साथ ये हुआ, और वहां पे ये लोकल ट्रेडिशन है, आप अगर कोई जाए तो अपने साथ जो है बिल्कुल गिफ्ट्स वगैरह लेके जाएं। तो ये मैं स्टोरी एक छोटी सी आपको बता रहा हूं, हालांकि आपको बुक्स में बहुत ज्यादा पढ़ने को नहीं मिलेगी। तो यहां पे अब पोर्चुगीज वास्को डी गामा की स्टेटमेंट पर यहां पे तैयारी करते हैं इंडिया में एंटर करने की। राइट, तो अब मैं सबसे पहले पोर्चुगीज को डिस्कस करूंगा कि कैसे पोर्चुगीज आए, क्या कंडीशन थी पोर्चुगीज। राइट, तो यहां पे देखिएगा कि जो पोर्चुगल का किंग होता है उसका नाम यहां पे है किंग मैनुअल फर्स्ट। किंग मैनुअल फर्स्ट, ये वहां के किंग का नाम है। राइट, अब ये क्या करते हैं, किंग मैनुअल फर्स्ट अपॉइंट करते हैं, किसको अपॉइंट किया जाता है इनके द्वारा एक आदमी जिनका नाम है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, ये एक आदमी है जिनको किंग मैनुअल फर्स्ट जो है अपॉइंट करते हैं टू विजिट इंडिया, टू विजिट इंडिया। अब देखिएगा ये फ्रांसिस्को डे अल्मीडा जो है, आप इसको बोल सकते हो कि ये जो रहे हैं, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया। ये यहां पे फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर के तौर पे इंडिया के अंदर आते हैं, फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए
केबीसी वगैरह में भी कई बार ये आते रहते हैं, बहुत से क्वेश्चन मैंने देखे हैं यहां से। तो फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर इंडिया के अंदर जो आया था उसका नाम था फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। सॉरी। तो इनको ड्यूटी क्या दी जाती है, आप समझ गए, ये फर्स्ट गवर्नर थे फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, जो किंग मैनुअल फर्स्ट के द्वारा अपॉइंट होकर इंडिया पहुंचते हैं। तो अब इन्हें ड्यूटी क्या दी जाती है, क्या इन्हें कहा जाता है कि आपको क्या करना है इंडिया जाके? तो इन्हें बोला जाता है कि आप इंडियन किंग के साथ, इंडियन किंग्स के साथ, भारतीय राजाओं के साथ नेगोशिएट करेगा। आपको क्या करना है, नेगोशिएट करना है रिगार्डिंग द ट्रेड, ट्रेड को लेके कि हम जो है व्यापार करना चाहते हैं, ये आपको क्या करना है, नेगोशिएट करना है वहां जाके उनके लोकल रूलर्स के साथ या किंग्स के साथ, आप बोल सकते हैं, राइट। तो अब दूसरी जो ड्यूटी इन्हें दी जाती है, इन्हें स्पेशली बोला जाता है वास्को डी गामा की स्टेटमेंट के ऊपर कि आप जो है यहां पे कुछ प्लेसेस विजिट करेंगे जिसका नाम है एंजेडिवा आइलैंड्स, द्वीप है ये, एंजेडिवा द्वीप, कनौर और किल्वा। ये कुछ प्लेसेस हैं सदर्न इंडिया के अंदर जिन्हें बोला जाता है कि आप जो है इन प्लेसेस पे जाके क्या है देखेंगे कि क्या हमारे लिए कुछ पॉसिबिलिटी है ट्रेड करने की, राइट। अब थर्ड इन्हें क्या बोला जाता है, तीसरी ड्यूटी जो इनकी लगाई जाती है वो ये लगाई जाती है कि आप जो है ट्रेड रूट्स जो हैं, जैसे कि मैं अभी आपको वर्ल्ड मैप के अंदर दोबारा से लेके जाऊंगा और समझाऊंगा, जैसे कि गल्फ ऑफ एडन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज और मलक्का स्ट्रेट। ये कुछ जल संधियों के नाम हैं, आप हिंदी में भी पढ़ेंगे इनको, एडन, हॉर्मज और मलक्का। तो इन्हें क्या बोला गया, इन्हें ड्यूटी दी गई कि आपको ये सारे ट्रेड रूट्स क्या करने हैं, ब्लॉक करने हैं। ये आपको क्या करने हैं, ब्लॉक करने हैं। अब ब्लॉक क्यों करने हैं, क्योंकि याद कीजिएगा यहां पे ऑटम एम्पायर यहां पे क्या कर रहा था, ऑटम एम्पायर जो है पोर्चुगीज को या किसी भी यूरोपियन पावर को इंडिया में नहीं आने दे रहा था इस लैंड रूट के थ्रू। इस लैंड रूट के थ्रू इंडिया में एंट्री नहीं थी यूरोपियंस की, इसीलिए जो है इन्हें सी रूट्स के थ्रू यहां पे आना पड़ा। और अब ये ट्रेड रूट क्या क्या थे देखिएगा, तो ये देखिए यहां पे जो है मैं बता देता हूं आपको, इस एरिया को मैं नेक्स्ट कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ, इस एरिया को हम बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। मेरा मार्कर देखिएगा ग्रीन पेन से मैंने हाईलाइट किया है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन। और यहीं पे है आपकी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये तीसरा जो मलक्का है, मलक्का आपकी ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो है, राइट। तो यहां पे इन तीनों ट्रेड रूट्स को ब्लॉक करने की बात इसको मतलब एज ए जिम्मेदारी या एज ए ड्यूटी इसकी लगाई जाती है यहां पे कि ये ब्लॉक करना है। और ये क्यों करना है वो अभी आप क्लियर हो जाएंगे थोड़ी सी देर में, तो देखिएगा। अब ये सी रूट्स ब्लॉक करने के ये तीनों आप समझ गए हैं, राइट, कि ये तीनों काम इसे इंडिया के अंदर करने हैं। तो अब यहां पे क्या होता है कि ये ट्रेड रूट्स डिस्ट्रॉय क्यों करने हैं, ट्रेड रूट्स जो है डिस्ट्रॉय करने की जो जिम्मेदारी इनको दी गई वो क्यों दी गई, तो देखिएगा। अब यहां पे क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ द जो ट्रेड है, जो ऑटम एम्पायर इंडिया के अंदर आके ट्रेड करता था या अदर कंट्रीज आके जो इंडिया के अंदर ट्रेड करती थी, तो वो ना कि पूरा अफ्रीका से होते हुए नहीं आती थी, वो जो है इन गल्फ का, इन स्ट्रेट्स का, इन नैरो पैसेजेस का यूज करके इंडिया तक पहुंचते थे, जिससे कि रूट भी छोटा होता था और आसानी से ट्रेड भी हो जाता था। अब क्योंकि इन्हें पोर्चुगीज को क्या है कि अगर हमारा ट्रेड सेट हो जाता है वहां पे, तो और कोई कंट्री वहां पे क्या ना कर पाए, ट्रेड ना कर पाए, और कोई भी कंट्री वहां पे ट्रेड
ना कर पाए। और स्पेशली जो है ये किसके लिए किया जाता है? ऑटम एम्पायर के लिए। ऑटम एम्पायर के लिए ये सब किया जाता है कि ये यहाँ पे जो है ट्रेड ना कर पाए। और इसके लिए इन्होंने और भी रणनीति अपनाई, अभी आप बात करेंगे हम। तो यहाँ पे जो है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा जो फर्स्ट गवर्नर थे पोर्चुगीज के, वो इंडिया पहुंचते हैं। अब सॉरी, अब यहां पे देखिएगा, जब ये इंडिया पहुंचते हैं तो काफी डिस्प्यूट भी होता है। और यहां पे मतलब आप लोकल किंग जो है वो ट्रेड करना नहीं चाहते। तो अब ये बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप ट्रेड नहीं करने दोगे तो आपको ये पता है कि ये सारा एरिया जो है यहाँ पे ओशियनिक एरिया है, ये सी है, इस तरफ आपका गल्फ ऑफ, और इस तरफ आपका गल्फ है, और इस तरफ आपका अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल, सॉरी, बे ऑफ बंगाल इस तरफ है आपका, और अरेबियन सी जो है ये इस साइड है। ठीक है, तो अब यहां पे फ्रांसिस्को डे अल्मीडा क्या करते हैं, एक पॉलिसी लेके आते हैं जिसे हम बहुत ही अच्छे से जानते हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी, क्योंकि इन्हें इंडिया के अंदर एंटर बहुत ज्यादा नहीं होने दिया गया था, तो उसके कारण जो है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा जो है, जो फर्स्ट पोर्चुगीज गवर्नर है, वो यहां पे एक पॉलिसी लेके आते हैं जिसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। अब ये क्या थी, देखिए यहां पे क्या है, स्पेशली इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम बोलते हैं कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम, राइट। कार्टेज सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ये क्या था, उन्होंने क्या किया कि ठीक है, लैंड पे तो आपका कब्जा है इधर भी, और अदर कंट्री जो ऊपर इधर वेस्ट एशिया है, यहां पे भी जो लैंड एरिया है जो भी है, राइट। तो यहां तो लैंड एरिया है, ठीक है, अब मत आने दीजिए। सॉरी। तो लैंड एरिया होने के कारण यहां पे उन्हें नहीं जाने दिया जाता। तो इसमें क्या करते हैं कि ओशियनिक एरिया तो सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है, ओशियन जो है सबकी कॉमन प्रॉपर्टी है, यहां पे तो कोई कुछ भी कर सकता है। तो यहां पे ये क्या करते हैं कि पूरे आपके ओशियन पे, यहां पे इंडिया को पूरे सर्कल में यहां पे कैप्चर कर लेते हैं। यहां पे पूरे को क्या कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है फ्रांसिस्को डे अल्मीडा के द्वारा, और जिसको हम बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी। अब वो ये बोल रहे हैं कि जो भी इंडिया में आना चाहेगा उसे हमसे क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। लाइसेंस क्या लेना पड़ेगा, सॉरी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, या आप कह सकते हैं पास लेना पड़ेगा यहां से। ठीक है, बिना पास के आप जो है इंडिया में एंटर नहीं कर सकते। और इसी को बोला जाता था कार्टेज सिस्टम या ब्लू वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, और ये पास देने का जो सिस्टम था, ये था कार्टेज सिस्टम। मैंने आपको शायद फ्रांसिस्को डे अल्मीडा का जो है आपको कार्यकाल नहीं बताया है, वो टाइमलाइन नहीं बताई है कि कब ये आए थे। तो ये इंडिया के अंदर आते हैं 1505 में और रहते हैं यहां पे 1509 तक। 1505 से लेके 1509 तक ये यहां पे रहते हैं। प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी। राइट, ओके ओके। तो इसको बोला जाता था कार्टेज सिस्टम, आप समझ गए होंगे। और इसको एक अलग नाम से हिस्ट्री में एक अलग नाम भी दिया गया है। ये जो शेप जो इन्होंने बना दी थी, इसको बोला गया था पोर्चुगीज लेक। पोर्चुगीज लेक भी बोला गया था। आप देखे हैं कि ये एक जो है लेक के आकार में इन्होंने बना दिया था पूरे एरिया को कैप्चर करने के लिए। किसी की एंट्री अलाउड नहीं थी यहां पे, चाहे कोई इस साइड से आए,
क्योंकि उनकी जो नेवी थी वो चारों तरफ फैल गई थी अपने अपने शिप्स लेके। और जो इनके शिप्स थी, मैं इसके अंदर खास बात मैं आपको बताता हूं कि जो उनकी शिप्स थी वो जो है टिम्बर से बनी होती थी। टिम्बर जो है उनके पास बहुत ज्यादा था। और टिम्बर, आपको पता ही है, लकड़ी जो है बहुत मजबूत होती है। तो टिम्बर से बनी जो है शिप्स थी यहाँ पे। और इन शिप्स के ऊपर लगे हुए थे कैनन, जिसे आप तोप बोलते हो। कैनन्स लगी हुई थी, और कैनन्स के थ्रू जो भी इनको घेरने आता था या इनके पास आता था, तो ये क्या करते थे, कैनन से शूट करते थे, जिससे कि कोई भी इनको यहां से हटा नहीं पाया। और इसी को आप बोलते हो ब्लू वाटर पॉलिसी, राइट। इसको आपने अगर पायरेट्स ऑफ कैरेबियन देखी हो, समुद्री लुटेरे, तो उसी की तरह आप समझ सकते हो कि ये यहाँ पे पूरे इस एरिया में फैल गए थे, और जो भी यहाँ पे ट्रेड करने आता उनके शिप्स को डुबा दिया जाता था या फिर उनको भगा दिया जाता था यहां से, राइट। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद मैं नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेता हूं यहां पे। तो यहां पे गुजरात के एक सुल्तान थे गुजरात के एक सुल्तान थे जिनका नाम है मह, महमूद। अलग से लिख देता हूं, महमूद बेगाड़ा। महमूद बेगाड़ा, ये गुजरात से होते हैं। प्लस इनके साथ आते हैं जमोरिन। आपको याद होगा, मैंने अभी बताया था, कैलिकट के जो किंग होते थे उस टाइम पे। और तीसरे यहां पे आते हैं इजिप्ट के सुल्तान। इजिप्ट के सुल्तान, ठीक है। आपको नाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पे। तो ये तीनों इकट्ठे होके आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ठीक है, गुजरात से आ गए हैं महमूद बेगाड़ा, जमोरिन जो है कैलिकट से हैं, राइट, ये कैलिकट से हैं, ये जो है कैलिकट से हैं, और ये जो है इजिप्ट से आते हैं। तो यहां पे ये तीन इकट्ठा होते हैं पोर्चुगीज को वहां से हटाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए ये इकट्ठा होते हैं। तो आपको एक डाउट आ रहा होगा कि इजिप्ट के सुल्तान यहां पे क्यों आते हैं, राइट। तो मैं जैसा कि आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो वेस्ट एशिया के आसपास या वेस्ट एशिया में जो ऑटम एम्पायर था, वहां से इनको नहीं आने दिया जाता था। और अभी इन्होंने जो लेक, जो पोर्चुगीज लेक बना दी, जो ब्लू वाटर पॉलिसी इंप्लीमेंट एक तरह से चालू कर दी है, उसके कारण इनका जो ट्रेड है वो रुक गया है। वहां ये एंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा दिक्कत इन्हें भी बहुत ज्यादा हो रही है, राइट। तो तीनों को बहुत ज्यादा लॉस लगता है। और गुजरात आपको पता ही है कभी से फेमस है ट्रेड्स के लिए। आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ द ट्रेड जो है पास्ट में भी और इनफैक्ट करंट में भी जो है गुजरात महाराष्ट्र के एरिया में ही होता है। कोस्टल एरिया भी थे, वो सारी बातें आगे हम करेंगे, राइट। तो ये जो है लड़ने के लिए ये तैयार होते हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारे पास होते हैं यहां पे पोर्चुगीज। ये पोर्चुगीज से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। पोर्चुगीज की तरफ से जो है इनके जो गवर्नर, मैंने आपको नाम बताया है, फ्रांसिस्को फ्रांसिस्को डे अल्मेडा, ये यहां पे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और अब इसी बैटल को हम बोलते हैं बैटल ऑफ चौल। बैटल ऑफ चौल, जो कि लड़ा गया था कब? 1508 में। 1508 में ये लड़ा जाता है। किस किस के बीच लड़ा गया बैटल ऑफ चौल? पोर्चुगीज की तरफ से जो गवर्नर थे फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, महमूद बेगाड़ा गुजरात से, जमोरिन जो है कलिकट से, और इजिप्ट के सुल्तान, ये हमारी एक टीम थी। और दूसरी तरफ जो है पोर्चुगीज थे। अब देखिएगा, एक्चुअल में ये जो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा है, तो किंग मैनुअल फर्स्ट जो है इनको एक तरह से 1505 में भेजते हैं, और इनको भेजा जाता है 8 तक। मैंने आपको पहले 9 जो बताया है वो क्यों बताया है मैं अभी बताता हूं। इनका जो कार्यकाल था ये 3 साल का ही था। लेकिन जब ये बैटल ऑफ चोल होता है, तो
पोर्चुगीज जो है इस वार में लॉस्ट कर जाते हैं, हार जाते हैं, राइट, इसमें से हार जाते हैं। और हारने के कारण यहां पे क्या होता है, अब ये फ्रांसिस्को डे अल्मीडा अपने मैसेज भेजते हैं पोर्चुगीज के किंग के पास, किंग मैनुअल फर्स्ट के पास, कि मुझे जो है 1 साल की जो है 1 ईयर का जो है एक्सटेंशन दिया जाए यहां पे, और मैं यहां पे दोबारा इनसे लड़ना चाहता हूं, 1 साल का जो है मुझे एक्सटेंशन दिया जाए। तो इसी के कारण उन्हें ये 1 ईयर का जो एक्सटेंशन है वो ग्रांट कर दिया जाता है कि ठीक है, और इसलिए हम बोलते हैं कि उनका कार्यकाल जो है 1505 से 9 तक रहा, राइट। तो इस आप समझ गए हैं कि बैटल ऑफ चोल क्या था, किन स्थितियों के कारण हुआ था, क्योंकि उन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी, आपसे माइंड वेल की आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी को लेके आने वाले कौन थे। पोर्चुगीज दिखे, पोर्चुगीज लगाइएगा। अगर स्पेसिफिक नाम आपसे अगर पूछा गया है तो फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। अब हम आगे देखेंगे कि फ्रांसिस्को डे अल्मीडा इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए थे, आगे जाके इसमें कुछ चेंजेस किए, इसका नाम बदला गया, और अब हम पढ़ेंगे कि वो ऐसे क्या चेंजेस थे और क्या 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 उसका नाम बदला गया, राइट। तो नेक्स्ट क्या होता है, अब 1508 में आपने देखा 1508 में जो है बैटल ऑफ चोल जो है लड़ा गया, जिसमें पोर्चुगीज क्या हुए, हार गए, पुर्तगाली जो है क्या हो गए, हार गए थे इसको, राइट। तो कमांडर जो थे इनके, या गवर्नर आप बोल लीजिए, वो कौन थे, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, राइट। तो अब फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को बहुत गुस्सा आता है, और 1509 में जो है फिर से क्या होता है कि यहां पे एक और बैटल होता है, बैटल ऑफ ड्यू। दमन एंड दीव आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बैटल ऑफ ड्यू। तो ये जो होता है कब होता है, 1509 में, 1509 में, राइट। तो 1509 में बैटल ऑफ ड्यू होता है, और इसमें जो है वही पुरानी टीम यहां पे होती है। एक तरफ आपके सुल्तान कौन थे, इजिप्ट से, सुल्तान ऑफ इजिप्ट प्लस महमूद बेगाड़ा, और प्लस तीसरे होते हैं यहां पे जमोरिन, राइट। ये तीन फिर से इकट्ठा होते हैं। अब क्योंकि फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को बहुत गुस्सा आया हुआ है कि मुझे हरा कैसे दिया, हमारे पास कैनन्स भी थी, सब कुछ था, उसके बाद हमारी नेवी स्ट्रांग थी, उसके बाद हम कैसे हार सकते हैं। तो फिर से यहां पे फ्रांसिस्को डे अल्मीडा जो है युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। और इसमें जो है पोर्चुगीज बुरी तरह से इनको हरा देते हैं, पोर्चुगीज इसमें जीत जाते हैं, और ये जो है ये यहां पे जो है आपके हार जाते हैं, राइट। तो ये जो 1 ईयर का जो एक्सटेंशन हुआ यहां पे, ये काम आया वहां। आप 1 सेकंड होल्ड करिएगा। ओके, जी। तो बैटल ऑफ ड्यू में आपने देखा कि पोर्चुगीज जो थे जीत जाते हैं, और बुरी तरह से जो है इनको हरा दिया जाता है, राइट। तो अब इनका जो एक्सटेंशन पीरियड था 1 ईयर का, 1509 में जो है फ्रांसिस्को डे अल्मेडा का जो 1 ईयर का एक्सटेंशन पीरियड था वो यहां पे समाप्त हुआ, और ये अपना वापस जो है पोर्चुगीज लौट जाते हैं। तो अब यहां पे सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर जो है वो यहां पे आते हैं, जिनका नाम है अल्फोंसो डे अल्बुकर्की, अल्फोंसो डे अल्बुकर्के। ये जो है सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर जो है इंडिया में पहुंचते हैं,
और इनका जो टाइम पीरियड है वो आपका रहेगा 1509 से लेके 1515 तक। ये यहाँ पे सेकंड गवर्नर के तौर पे यहाँ पे पहुंचते हैं। और इनके बारे में मैं बताऊं कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा क्या था, स्किल्ड था, बहुत ज्यादा स्किल्ड था। ये लोकल आर्मी में वहां पे पहले भर्ती हुए और अपनी काबिलियत के तौर पे ये इस लेवल तक पहुंचे थे। तो बहुत ज्यादा स्किल्ड थे, एक अच्छे मिलिट्री कमांडर थे, तो इनके चलते। और इनके बारे में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि यहां से कौन कौन से क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। तो ये पहले ऐसे पोर्चुगीज थे, पहले ऐसे पोर्चुगीज थे जिन्होंने कॉन्कर किया था, कॉन्कर किया था क्या, गोवा। गोवा किससे, गोवा फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर। बीजापुर के राजा से जो है गोवा इसने छीन लिया था। और ऐसे ही गोवा जो है फर्स्ट टेरिटरी बन जाती है, फर्स्ट टेरिटरी बन जाती है, फर्स्ट टेरिटरी बन जाती है जो कि किसी यूरोपियन पावर के कब्जे में आई थी, जो कि किसी यूरोपियन पावर ने कैप्चर की थी। कब, पहली बार नहीं, पहली बार नहीं, कब, आफ्टर अलेक्जेंडर। देखिए आपको पहले भी मैं एंशिएंट में भी पढ़ाऊंगा कि यहां पे अलेक्जेंडर जब आते हैं तो वो भी कुछ एरिया जो है कॉन्कर करते हैं, कुछ कब्जा लेते हैं। लेकिन अगर आप सिकंदर के बाद देखेंगे, आप अलेक्जेंडर के बाद अगर यहां पे देखेंगे तो ये जो अल्फोंसो डे अल्बुकर्के है, ये पहली बार जो है गोवा को क्या करते हैं, कब्जा लेते हैं। और किससे कब्जा लेते हैं, बीजापुर के राजा से, राइट। तो ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि किससे छीना और कौन सा छीना। तो पहली टेरिटरी जो पोर्चुगीज ने कैप्चर की थी गोवा, किससे छीनी, बीजापुर ने, बीजापुर के राजा से। और किसने, अल्फोंसो डे अल्बुकर्के। ना कि ये फर्स्ट गवर्नर थे बल्कि कौन से थे, सेकंड गवर्नर थे, राइट। ये इतना आपके लिए इनफ है, राइट। तो अब यहां पे जो सेकंड चीज आती है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आपको अल्मेडा के टाइम पे बताया था कि वो ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे, ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए थे, जिसमें कि इंडिया को एनसर्कल कर दिया गया था यहां से ऐसे, और यहां से किसी को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी, या कार्टे सिस्टम था। तो इसने उस पॉलिसी को थोड़ा सा लिटली चेंज करके, थोड़ा सा चेंज करके उसमें उसका यहां पे नाम रखा था परमिट सिस्टम। क्या नाम रखा था, परमिट सिस्टम। वही पास आप कह सकते हैं या लाइसेंस आप कह सकते हैं, परमिट सिस्टम। लेकिन इन्होंने, अगर परमिट सिस्टम पूछा जाए कि है क्या, तो एक्चुअल में ये इंप्लीमेंटेशन था। इट इज एक्चुअली द इंप्लीमेंटेशन, ये लागू किया गया था, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी, राइट। ये उसको लागू किया गया था ब्लू वाटर पॉलिसी को, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था, परमिट सिस्टम। और परमिट सिस्टम में क्या था कि ये देखिए, ये जो मैंने छोटा सा मैप यहां पे बनाया है, कि जो भी अंदर इंडिया में ट्रेड करना चाहता है, जो भी कंट्री यहां पे आके ट्रेड करना चाहती है इंडिया के अंदर, तो उसे क्या पे करना होगा, उसे टैक्स पे करना होगा हमें, राइट। तो इसीलिए इसे बोला गया परमिट सिस्टम। तो ब्लू वाटर पॉलिसी भी आप समझ गए, परमिट सिस्टम भी आप समझ गए। परमिट सिस्टम का नाम आए तो अल्फोंसो डे अल्बुकर्के, राइट। और अगर ब्लू वाटर पॉलिसी का नाम आए तो आपका फ्रांसिस्को डे अल्मेडा। ये आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो अब जो है गोवा के अंदर ये कैप्चर कर लेते हैं, और धीरे धीरे यहां पे जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, क्योंकि ये मूवी तो नहीं है, तो मैं आपको सीधे 50 से 100 साल की एकदम से कहानी बता रहा हूं। तो इसमें जो है धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास हुआ, तो यहां पे पोर्चुगीज ने क्या किया कि यहां पे सेटल होना चालू कर दिया। ये यहां पे सेटल होना चालू कर देते हैं, और यहां पे मैरिजेस भी करते हैं। ये लोकल जो औरतें थी यहां की, उनके साथ शादी भी कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा कल्चरल चेंजेस यहां पे पोर्चुगीज के अंदर देखने को आपको मिलेंगे, राइट। तो ये दो गवर्नर मैंने डिस्कस किए हैं,
राइट। जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो ये दो गवर्नर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं यहां पे, और इनमें जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी, आप रिवाइज करते रहिए। थर्ड यहां पे जो गवर्नर आते हैं, थर्ड जो गवर्नर आते हैं, थर्ड पोर्चुगीज गवर्नर के तौर पे जो यहां पे आते हैं, उनका नाम है नीनो दा कुन्हा। नीनो दा कुन्हा। और ये टाइम आपको देखने को मिलेगा 1529 के आसपास। ये बात आप याद रखिएगा, 1529 के आसपास जो है नीनो दा कुन्हा यहाँ पे आते हैं। और अब हम देखते हैं धीरे धीरे जो है पोर्चुगीज अपना कब्जा जो है, अपना क्षेत्र जो है, अपना एरिया जो है वो इंडिया के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं, अपना ट्रेड जो है इंडिया के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं, राइट। तो एक बात अगर आपसे पूछा जाए, ये बात खासकर आपको मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सी फेवरेबल कंडीशन थी, वो कौन सी फेवरेबल कंडीशन यहां पर रही थी जो कि पोर्चुगीज जिससे कि इतना सक्सेसफुल हो पाए इंडिया को कैप्चर करने में सबसे पहले। तो ये हम डिस्कस करेंगे, मैं याद रखूंगा इस पॉइंट को। तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहली जो एक उनके पास प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं, एक स्टेप जो आगे थे वो औरों से, कि इन पोर्चुगीज के पास जो है लॉट्स ऑफ टिम्बर था, लॉट्स ऑफ टिम्बर था। और जब आपका टिम्बर होगा आपके पास, तो आपके पास शिप्स की अवेलेबिलिटी होगी, शिप्स आपके पास बहुत ज्यादा रहेंगी, राइट। शिप्स बहुत ज्यादा होंगी आपके पास। और क्योंकि ये जो शिप्स यहां पे हैं, ये बहुत ज्यादा टिम्बर की जो शिप्स हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होती हैं, स्ट्रोंग होती हैं। टिम्बर की जो शिप्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होती हैं। और अगर शिप स्ट्रोंग है तो आप उनमें कैनन्स फिट कर सकते हैं, तोप, राइट। आप उनमें शिफ्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी नेवी को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। नेवी तो बहुत देश के पास थी, लेकिन उनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग शिप्स या कैनन वगैरह नहीं लगी हुई थी, तो जिसके कारण कि इन्हें एक प्लस पॉइंट मिला, राइट। तो ये एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, इसके बाकी पॉइंट्स मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आ जाएंगे वो। तो देखिएगा, इंडिया के अंदर जब पोर्चुगीज आ चुके थे, इंडिया के अंदर जब पोर्चुगीज आ चुके थे, लेट सपोज कि ये इंडिया है, तो इसमें जो है ये बहुत ज्यादा डे बाय डे क्या होते जा रहे थे, स्ट्रॉन्ग होते जा रहे थे, राइट। यहां पे इन्होंने, आपने अभी देखा कि इन्होंने सेटल भी होना शुरू कर दिया था। तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने एग्रीकल्चर के अंदर भी शुरुआत की, एग्रीकल्चर करना भी शुरू कर दिया था इंडिया के अंदर। और यहीं से आपसे बहुत बार पीसीएस में या लोअर लेवल के एग्जाम में, इनफैक्ट आपके यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एग्रीकल्चर अगर है तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, कोई ना कोई फसल बोएंगे यहां पे। तो इनफैक्ट यूपीएससी और मैनी स्टेट पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पोर्चुगीज ने इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया था, इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले जो मेन क्रॉप थी जो इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी, वो थी टोबैको, टोबैको, जिसे आप तंबाकू बोलते हैं, राइट। तो तंबाकू जो है ये पोर्चुगीज की देन है हमारे यहां पे। सेकंड जो थे वो इन्होंने कोकोनट की वैरायटी, कोकोनट की कुछ वैरायटीज इंडिया में इंट्रोड्यूस की थी, राइट। और थर्ड यहां पे जो है कैशनट, कैशनट। और फोर्थ जो है यहां पे पाइनएप्पल, राइट। तो ये कुछ एक मेन क्रॉप्स थी जो इंडिया के अंदर पोर्चुगीज ने जो है यहां पे क्या की थी, इंट्रोड्यूस की थी, राइट। और यहां क्योंकि हम थर्ड गवर्नर को डिस्कस कर रहे हैं जिनका नाम है नीनो दा कुन्हा, तो इनके बारे में एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है
कि वो ऐसा कौन सा पोर्चुगीज गवर्नर है जिसने अपना हेडक्वार्टर जो है कोचीन से गोवा में शिफ्ट किया था, कोचीन से गोवा के अंदर शिफ्ट किया था। तो मैं यहां पे आपको बताता हूं, देखिए अभी हमने पढ़ा कि अल्फोंसो डे अल्बुकर्के जो सेकंड गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया था, गोवा को कैप्चर कर लिया था। और यहां लास्ट में यहां पे हमारे पास यहां कहीं है कोचीन, यहां पे क्या है, कोचीन है। तो यहां पे आने के बाद जब ये आए और जब ये गोवा कैप्चर हो गया था, तो जब थर्ड गवर्नर आते हैं, तो थर्ड गवर्नर नीनो दा कुन्हा वो क्या करते हैं, कोचीन से अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर देते हैं, कहां पे, गोवा के अंदर, गोवा के अंदर ये शिफ्ट कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने अपना हेडक्वार्टर जो है कोचीन से कहां शिफ्ट किया था, तो गोवा में शिफ्ट किया था। और किसने किया था, नीनो दा कुन्हा ने शिफ्ट किया था, राइट। तो ये इतना यहां पे आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम एक और एंगल से भी डिस्कवर करते हैं इसको। देखिए ये आपका मैप है, राइट। अब अगर इस मैप की मैं बात करूं, तो यहां पे ऊपर आपको विजिबल है, ठीक है, यहां पे ऊपर कहीं दिल्ली है, दिल्ली है। और यहां ये है गुजरात का एरिया, ये गुजरात का एरिया है, राइट। तो दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कौन है, मुगल्स हैं। दिल्ली के अंदर कौन है, मुगल्स हैं। और ये टाइम मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे 1530 के आसपास, 1530 के आसपास मैं आपको लेके जा रहा हूं कि 1530 में ये सिचुएशन थी। तो गुजरात में जो है एक राजा है यहां पे जिनका नाम है बहादुर शाह, इनका नाम है बहादुर शाह। और दिल्ली के अंदर जो बैठे हुए हैं वो कौन है, मुगल्स। तो 1530 में अगर आप देखेंगे तो किनका टाइम था, बाबर के बाद कौन आए थे, हुमायूं। तो यहां पे हुमायूं है, हुमायूं है यहां पे। और इधर गुजरात के एक राजा है बहादुर शाह। ये बहादुर शाह भाई वो नहीं है फर्स्ट, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मुगल्स, वो नहीं है, ये गुजरात के एक अलग राजा थे जिनका नाम बहादुर शाह है। और मुगल्स में यहां पे कौन है, हुमायूं, राइट। पोर्चुगीज जो है इस एरिया में स्ट्रांग हो रहे हैं, आपको पता ही है, मैंने आपको बताया कि गोवा वगैरह कैप्चर कर लिया, कोचीन में भी। तो यहां पे जो है कौन है, पोर्चुगीज है। अब क्योंकि मुगल्स का भी दिल्ली पे जो राज स्थापित हुआ है वो अभी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, हालांकि हो तो गया है लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रांग यहां पे नहीं है मुगल्स का। और ईस्ट के साइड में ही एक और किंग है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं, जिनका नाम है शेर शाह सूरी। इनका नाम है शेर शाह सूरी। तो अब याद करिएगा, मैंने आपको एक क्वेश्चन बोला था लास्ट स्लाइड में कि पोर्चुगीज क्यों इतने स्ट्रांग होते गए, पोर्चुगीज को कैसे मौका मिल गया। तो अब यहां पे वो पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखिए हुमायूं और शेरशाह सूरी, इनके आपस में क्या हो जाते हैं, वॉर चल जाते हैं, बहुत वॉर होते हैं इनके बीच में। तो जब मुगल्स के जो हुमायूं है वो यहां इन वॉर्स के अंदर क्या हो गए, बिजी हो गए, इन वॉर में बिजी हो गए। और बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह जो है यहां पे पोर्चुगीज के साथ अच्छे रिलेशन बनाने की बात करता है। और ये एक बहुत छोटा सा ही राजा होता है, आपको पता ही है, ये बहुत छोटे से एरिया का राजा है, इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन और लोकल किंग से यहां पे स्ट्रांग देखने को मिलेंगे बहादुर शाह जो है। तो अब ये क्या होता है कि बहादुर शाह पोर्चुगीज को जाके ये बोलते हैं, बेटर रिलेशन बनाने के लिए ये बोलते हैं कि मैं जो है आपको महाराष्ट्र के अंदर जो बसीन का एरिया है, महाराष्ट्र के अंदर जो बसीन का एरिया है प्लस दीव का एरिया है, प्लस दीव का जो एरिया है, ये मैं आपको गिफ्ट करता हूं, ये मैं आपको दे दूंगा। और आप जो है मुगल्स
आप जो है मुगल्स पे अटैक करिए, यहां से अटैक करिए। ये थोड़ी सी बात इनकी चलती है। फिर बहादुर शाह को कुछ टाइम के बाद रियलाइज हो जाता है कि अगर मैंने दीव का इलाका दे दिया और बसीन का इलाका दे दिया तो मैं कहीं ना कहीं इस एरिया के बीच में फंस जाऊंगा, मैं इस एरिया के बीच में यहां पे फंस जाऊंगा और पोर्चुगीज मुझे कभी भी भगा सकते हैं यहां पे। तो ये इसको रियलाइज होता है बाद में। तो अब जो है बहादुर शाह इग्नोर करना शुरू कर देता है, यहां पे इग्नोर करना शुरू होता है। तो ऐसे क्या होता है, अब इग्नोर करने के कारण, क्योंकि पोर्चुगीज को भी यह आभास हो गया था कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा इग्नोर किया जा रहा है बहादुर शाह के द्वारा, तो नीनो दा कुन्हा यहां पे क्या करते हैं, नीनो इनवाइट करते हैं किसको, बहादुर शाह को। बहादुर शाह को इनवाइट करते हैं शिप पे, और यहां पे उनका क्या कर दिया जाता है, मर्डर। यहां पे बहादुर शाह का क्या कर दिया जाता है, मर्डर कर दिया जाता है। और ये मर्डर कब किया जाता है बहादुर शाह का, 1537 के अंदर, 1537 में जो है इनका मर्डर कर दिया गया। और ऐसे जो है पोर्चुगीज अब कहां तक पहुंच गए, गुजरात तक पहुंच गए। तो ये आप सेकंड पॉइंट यहां पे ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे जो है बहादुर शाह को मर्डर करके, नीनो दा कुन्हा उस टाइम पे मर्डर करके गुजरात तक के एरिया पे कैप्चर कर गए थे, राइट। तो तीसरा जो पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हो कि फेवरेबल कंडीशन को लेके कि क्यों पोर्चुगीज सक्सेसफुल हो पाए, तो देखिए पहला एक पॉइंट आप ये भी डालिएगा कि हुमायूं यहां पे अब तक बहुत ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग, हुमायूं नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट। नया नया इन्होंने कैप्चर किया था दिल्ली को इन्होंने भी, तो अभी इतने ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग यहां पे नहीं थे। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि अभी तक जो है और यूरोपियन पावर, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, और चाहे वो डच हो, ये इनकी अभी तक एंट्री नहीं हुई है। तो कोई उसका कंपिटिटर भी नहीं है इस एरिया में, कोई भी यूरोपियन पावर अभी तक इसके कंपटीशन में नहीं है, राइट। तो ये सारी बातें आज हमने डिस्कस की हैं, राइट। इसके बाद जो है आपका डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे कल। सो आज के लिए लेक्चर 6 में जो है इतना ही रखेंगे, कल इसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।